आप कहते हैं आपके हिसाब से आप देश के सबसे शरीफ नेता हैं। मैं झूठ बोलूंगा क्या? भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है। मोदी जी फेल्स प्रोपेगेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी आज तक की मोस्ट न्यूट्रल वीडियो विद मोदी मैजिक मोमेंट नंबर 1, जिसको याद करके मेरे दिमाग में हर बार पता है क्या होता है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, ये होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। एवरी टाइम दैट आई एम रिमाइंडेड दैट मोदी जी ने एक बार 3.5 साल से नॉन स्टॉप चल रही रशिया यूक्रेन वॉर को 6 से 8 घंटे के बीच तक रुकवा दिया था। मोदी जी ने दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया और युद्ध को रुकवाया। दुनिया के मोस्ट पावरफुल ग्लोबल लीडर मोदी जी ने इंडियन स्टूडेंट्स को निकलवाने के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की को युद्ध वापस से स्टार्ट करने की परमिशन भी दे दी थी, और तब से मोदी जी की कृपा से फिर से ये वॉर नॉन स्टॉप स्मूथली चल रही है। To say that somebody is holding a bombing, this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. If I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने इस क्लेम को फेक इसीलिए बताया था क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल मोदी जी ने इतना सीक्रेटली पॉसिबल करवाया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी, इंक्लूडिंग इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री। वाह 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 मोदी जी वाह। इसलिए आज भी इस ऑपरेशन की डिटेल्स सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं, व्हिच इज व्हाई द इंडियन मीडिया क्लेम्स कि मोदी जी ने ये वॉर 6 से 8 घंटे के लिए रुकवाई थी। वहीं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वॉर 4 से 5 घंटे के लिए रुकवाई गई थी, और एक्स लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने 3 घंटे का टाइम बताया। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन सबसे आगे बढ़कर ये क्लेम किया था। 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है, इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. When you can't convince them, confuse them वाला सुपर हिट फॉर्मूला अपनाते हुए मोदी जी ने आज तक इस पर कुछ नहीं कहा। पर 2024 इलेक्शंस के टाइम देश के स्ट्रगलिंग जूनियर आर्टिस्ट को एक बड़ा ब्रेक देने के मकसद से उन्होंने अपने YouTube चैनल पे एक एड जरूर रिलीज किया था। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। पर अब जो नेगेटिव माइंडसेट वाले बायस लोग होंगे वो जरूर पूछेंगे कि मोदी जी अगर सच में रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं तो वो 2.5 साल से मणिपुर में चल रही सिविल वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। मोदी जी ने मणिपुर के सैकड़ों लोगों की ऐसी दुख भरी मन की बात सुन के जल्द से जल्द वहां जाने का फैसला किया, और सिर्फ 2 साल और कुछ महीनों में वहां पहुंच के एक रैली में वहां की अफेक्टेड जनता के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। और यही नहीं, 2 हिस्सों में पार्टीशन मणिपुर के स्टेट को नॉर्मल स्टेट में लौटाने के लिए मोदी जी ने एक और अर्जेंट और ब्रिलियंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेप लिया था। हमारी सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ऐसे इनक्रेडिबली इनोवेटिव आइडिया से मणिपुर की रेफ्यूजी कैंप्स में रह रही परेशान जनता को मोदी जी ने विश्वास और गर्व से ऐसा भरा कि वो अपनी दुख भरी लाइफ की दर्दनाक रियलिटी ही भूल गए। पर मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक के बावजूद कुछ शिकायती लोग शिकायत करना बिल्कुल नहीं भूले। What we expected was that he would address the problem that has been facing the state for more than 2 years. And that didn't happen. That didn't happen. You're not just an MLA from Manipur. You're also a member of the Prime Minister's party, the Bharatiya Janata Party. You're telling me that he refused to meet his own BJP MLAs. Your Prime Minister from your own party cannot give you even 10 minutes of his time. Is that accountability? Is that the path to justice? Will that bring about peace? I don't think so, Karan. मोदी जी से 10 मिनट मांगने वाले उनकी पार्टी के इलेक्टेड एमएलए ने शायद कभी ये नहीं सोचा कि मोदी जी का एक दिन का मणिपुर टूर का शेड्यूल कितना पैक्ड रहा होगा। शायद उतना ही पैक्ड जितने पैक्ड मणिपुर के रेफ्यूजी कैंप्स हैं। यहाँ लोग मजबूर हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, बाजार और यहाँ तक कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक में रहने के लिए। हमारा गांव तो मणिपुरी लोग आग जला दिया सब। आपकी बीवी को अलग क्यों रहना पड़ रहा है? लेकिन अलग जाति था। आपकी बात होती है? हाँ, कभी 1 साल ज्यादा हो गया, बात नहीं मिलना नहीं। अपने बच्चे के लिए आप क्या चाहते हो? बच्चों के लिए अच्छी भविष्य चाहता है हम लोग, क्योंकि हम लोगों की मन करता है मेरा बच्चा है ना, वो कुछ खाने के लिए मांगा तो हम लोग माँ को दे नहीं पाया ना, इसलिए ये हालत है कि हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। कैसे बनाएगा हम लोग उसको आदमी, बड़ा सा आदमी। अब मणिपुर के लोगों का ये दर्द तो रियल है, पर एक रियलिटी ये भी है कि एक माँ और उसके बच्चों के बीच के ऐसे इंटेंस इमोशंस को मोदी जी से बेहतर इस देश में कोई नेता नहीं समझ सकता। ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी माँ नहीं होगी। आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ गंगा तो है ही है। अब इंडिया की पूरी हिस्ट्री में शायद ही कोई कैमरा होगा जिसने मोदी जी से ज्यादा इमोशनल प्राइम मिनिस्टर देखा होगा। जब जब दर्द का बादल छाया, जब हम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। मे बी क्या हम बोल सकते हैं, क्या ये अकेले प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने ज्यादा बार ट्राई कराया जो आप कह रहे हो? क्योंकि इस रनिंग मून महादशा ना इतनी ही इमोशनल होती है। ओके। अब चाहे कोई रैंडम एस्ट्रोलॉजर किसी रैंडम ब्रॉडकास्ट पे जाके मोदी जी के इमोशनल होने का कुछ भी रैंडम रीजन दे दे, पर मेरे हिसाब से इसके पीछे मोदी जी के सालों की मेथड एक्टिंग की तपस्या है। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है,
मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। फिल्म में भी एक्टिंग का शौक है? नहीं, ये कहाँ ले जा रहे? अब मोदी जी तो असली देशभक्त हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म्स में एक्टिंग करने की जगह पॉलिटिक्स में एक्टिंग करना चूज किया और वो जल्द ही एक्टिंग के विश्वगुरु घोषित हुए अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस के साथ। और ये देखिए उसका एक प्राइम एग्जांपल। और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना वोट मांग। आप कब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो? ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। आपको श्वेता जी भेज दूंगा मैं, दोबारा सुन लीजिएगा। जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं मोदी जी कि बिना चेहरे पे शिकन जाए मुश्किल से मुश्किल स्क्रिप्ट पूरे कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करते जाते हैं, हर बार लगातार। लेकिन जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि आप जिम कॉर्बेट में लगातार शूटिंग करवाते रहे। कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी। आप क्या बात करते हैं? मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। लेकिन जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि आप जिम कॉर्बेट में लगातार शूटिंग करवाते रहे। कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी। मेरा तो रूटीन कार्यक्रम था उत्तराखंड में, तो मैं तुरंत बाय रोड और घंटों तक, और उस दिन बहुत बारिश थी, मैं तुरंत बरेली आया वहां से हवाई जहाज पकड़ने के लिए। रास्ते में एक स्थान आया तो मैं वहां उतर के फिर से एक बार रिव्यू किया सारी स्थिति का, जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था वो दिया, फिर मैं भागा और फिर मैं आया। काफी इंप्रेस नजर आते हैं आप पीएम से। हम सब भारत के नागरिक, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, पर जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड बिलवेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जीवित शरद शतम, परम आदरणीय नरेंद्र भाई। अब ये तो ऑब्वियस है कि मोदी जी जैसे बड़े कलाकार की लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनेगी तो उनके बर्थडे पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसे स्कूल्स में कंपलसरी दिखाएगी भी। The Ministry of Education has issued directions to CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन and नवोदय विद्यालय समिति, asking schools affiliated to them to screen the film चलो जीतते हैं, inspired by Prime Minister Modi's childhood। और मोदी जी के हीरोइक बचपन पे सिर्फ फिल्म्स ही नहीं बनी बल्कि किताबें भी छप चुकी हैं। किताब एक है बच्चों के लिए छपी है, बाल नरेंद्र, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होपफुली एक दिन स्कूल्स के सिलेबस में भी कंपलसरीली डाल देगी। इसमें चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये इसमें एक सेंटर पीस है। इसमें कहानी है कि बच्चे नदी किनारे मिट्टी में ना ये क्रिकेट कुछ कैच खेल रहे हैं, मगरमच्छों के बीच में ठीक जाके ये बॉल गिर जाती है, और क्योंकि हीरो हैं ये बाल नरेंद्र, ये जाते हैं और ये फिर बॉल नहीं लाता, वहां मगरमच्छ का एक छोटा बच्चा है, बच्चे को भी ले आता है वापस। ये मगरमच्छ क्या कर रहे थे भाई? कि कैसे मगरमच्छ है? मगरमच्छ की कांग्रेस है। तुम्हारा बच्चा ले गया, अबे बॉल ले गया, तुम्हारा बच्चा भी ले गया, ये कैसे हो तुम यार? बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। यहाँ मोदी जी ने हम्बल होने के चक्कर में अपनी ब्रेवरी की बात तो मान ली, पर अपने शरारती नेचर को जरा डाउन प्ले कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि हमारे मोदी जी पॉलिटिक्स में आने के बाद शरारती हुए हैं, बचपन में भी हमारे बाल नरेंद्र कुछ कम नहीं थे। मैं भी शरारत करता था। लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते थे, फिर भाग जाते थे। अब आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बचपन से 56 इंच का था, और इस विश्वगुरु लेवल के सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ही मोदी जी हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम क्रैकिंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट जोक्स ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर आएगी। फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। अब जरूर कोई कांग्रेसी ये बोल देगा दैट दिस जोक इज नॉट एन इंसल्ट टू राहुल गांधी बट एक्चुअली एन एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव कमेंट मेकिंग फन ऑफ पीपल विद डिस्लेक्सिया। अब शुक्र है कि मोदी जी कमेडियन नहीं है, नहीं तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार लगा देता। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। और अगर आपकी हंसी रुक गई हो तो आपको बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी सिर्फ मेंटल हेल्थ शेमिंग टाइप जोक्स ही परफॉर्म करते हैं, वो बॉडी शेमिंग जोक्स के भी एक्सपर्ट हैं। ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। आपको बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा। अब ऐसे टॉप क्लास जोक सुनने के बाद आपके मन में भी जरूर ये सवाल बहुत जोर से आ रहा होगा कि मोदी जी क्या आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? स्क्रिप्ट लिखने से मुझे याद आया कि मोदी जी ओरिजिनलिटी में इतना बिलीव करते हैं कि वो अपनी सारी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, क्योंकि सबसे यूनिक चीजें बोलना ही मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो मेरे लिए एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी,
T stand for tradition, trade and technology. R से relationship, E से entertainment और A से art, N से nature और H से health sector. ये स्ट्रेंथ अक्षरों के साथ हमारी पूरी योजना हम बना सकते हैं। अब चाइना में चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने उन्हें स्ट्रेंथ की एक यूनिक स्पेलिंग का फुल फॉर्म सुनाना अगर मोदी जी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटिंग का शाइनिंग एग्जांपल नहीं है तो क्या है? ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। ये एक बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूं, दुनिया की यूनिवर्सिटी केस स्टडी है। तो यहीं से चलते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी जी के स्पेशल रिश्ते की कहानी पर। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कट कॉल आया तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे मालूम है। ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये करेक्ट है। तो मोदी जी ने बताया कि कैसे 2014 में शी जिनपिंग ने उन्हें फोन करके ह्यूएन सांग रिलेटेड गांव टू गांव वाले स्पेशल रिश्ते का फन फैक्ट बताया था। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। पर मोदी जी की इंसेन स्टोरी टेलिंग स्किल्स तो देखिए कि जब 4 महीने बाद शी जिनपिंग इंडिया आए तो मोदी जी ने उन्हीं का बताया फन फैक्ट शी जिनपिंग को वापस एक ओरिजिनल फन फैक्ट की तरह सुना दिया। अब कुछ जबरदस्ती के क्रिटिकल लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए जरूर कह देंगे कि यहाँ शी जिनपिंग का रिएक्शन देख के साफ पता चल रहा है कि उन्होंने ये कहानी पहली बार सुनी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये कहानी 4 महीने पहले उन्होंने मोदी जी को फोन पर सुनाई होगी? और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वसनेस। प्रधानमंत्री जी अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। और एमसी मोदी जी यानी मास्टर कम्युनिकेटर मोदी जी की कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे विश्वगुरु लेवल की हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा से अपना वीजा तो लगवाया ही, पर साथ ही साथ अपने यार ओबामा को हिंदी भी सिखा दी थी। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तू ऐसा क्यों करता है? Really, he said that. जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। Oh God. तू ऐसा क्यों करता है? मोदी जी को तू तड़ाक में नींद पूरी करने की सलाह देने वाले ओबामा ने दोस्ती की असली हद तब पार कर दी थी जब उन्होंने मोदी जी को इंडियन रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट करने की सलाह दे दी थी। मोदी को मुसलमानों पर लेक्चर देने वाले बराक ओबामा की आज कायदे से क्लास लगी। ये आजकल टूल किट का नया हिस्सा बने हुए हैं। ज्वाइनिंग द टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड, यानी भारत विरोधी सोच के साथ ओबामा ग्रस्त रहे। द ब्लड थर्स्टी बराक ओबामा। इसके बाद यारों के यार मोदी सरकार ने एक्स प्रेसिडेंट ओबामा को एक्स बनाकर उनकी जगह नए अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपना बेस्टी अनाउंस कर दिया था। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और अपने नए बेस्टी डोनाल्ड से मोदी जी की दोस्ती इतनी पक्की थी कि सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी इवन कैंपेन फॉर हिज यार बाय रेजिंग द स्लोगन अब की बार ट्रंप सरकार। पर हर बार की तरह बेचारे मोदी जी को अमेरिकन प्रेसिडेंट से दोस्ती में धोखा ही मिला। और 2025 में जहां एक तरफ मोदी जी इंडियंस को बता रहे थे कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने वॉर रोकने का फैसला किया, वहीं ट्रंप ने 60 बार से ज्यादा क्रेडिट लेते हुए पब्लिकली ये कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था। इंडिया एंड पाकिस्तान। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. Within about 5 hours, it was done. It was done. इनमें से एक तो झूठ है। मैं तो ट्रंप सरकार को बस यही एडवाइस करूंगा कि मोदी जी की बात मानकर उनसे पंगा ना ले, क्योंकि जिसके लिए एक बार मोदी जी इलेक्शन का प्रचार कर देते हैं, अगर वो उनसे रूठ गए तो फिर अपनी सुपर पावर्स यूज करके वो उनका करियर बेकार कर देते हैं। अडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता देश के प्रधानमंत्री बने, यही एक एजेंडा है, उसी के लिए हम खपे हुए हैं और हम चाहते हैं कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने। फिर क्या हुआ? फिर सर आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? और मोदी जी के इसी नो नॉनसेंस ओनली लॉयल्टी वाले डिक्टेटोरियल मेंटालिटी की वजह से सिर्फ ओपोनेंट्स नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के लोग भी उन्हें प्यार से तानाशाह बुलाते हैं। पर आपको लोग आपके अपने पार्टी के तरफ बने लोग भी हैं, कोई हिटलर बोल देता है आपको, कोई आपको कुछ और नाम दे देता है। गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर। उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण और कभी दुर्योधन कह देते हैं। औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह। कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं। पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। पता नहीं कौन सी तानाशाही है। बेस्ट वाली तानाशाही ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार जो मोदी जी कैरेक्टर पकड़ते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। कई लोग मानते हैं कि 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के पीछे जिन लोगों की मेहनत थी, नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। लेकिन सरकार बनने के बाद उन पर पार्टी संगठन में अपनी मर्जी थोपने के आरोप लगे। नतीजा, नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? दिल्ली में मोदी जी ने अडवाणी जी और वाजपेयी जी से ऐसी करीबी बनाई थी कि 2001 में जब गुजरात की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई तो अनइलेक्टेड मोदी जी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रिप्लेसमेंट के तौर पर दिल्ली से वापस गुजरात भेज दिया गया था। गुजरात के अंदर मोदी से लोग डरते, भयभीत हैं। या तो अगर बीजेपी के साथ नहीं है या मोदी के साथ आप नहीं है
तो जो नहीं है वो लोग इस गुजरात में भगवान भरोसे जिंदा रहते हैं, यानी कि उनकी लाइफ सेफ नहीं है, उनका तो यही था ना। और मोदी जी की ये सुपर डिक्टेटोरियल इमेज 2002 के बाद तो ऐसी पीक कर गई थी कि बीजेपी के कई नेगेटिव लोग जैसे स्मृति ईरानी ने तो मोदी जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए फास्ट एंड टू डेथ अनाउंस कर दिया था। और तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी मोदी जी को गुजरात सीएम के पद से हटाना चाह रहे थे। 2004 लोकसभा चुनाव की हार की एक वजह 2002 के गुजरात दंगे हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के हक में था। संघ परिवार से जुड़े नेताओं ने मोदी का पक्ष लिया। पर मोदी जी को कोई कुर्सी से हटा सकता है क्या? इसलिए सीएम मोदी को रिजाइन करवाने के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद पीएम वाजपेयी ने खुद रेजिग्नेशन देने का मन बना लिया था। संभालिए इस्तीफा दे रहे हैं। विदेशों में हिंदुस्तान की बहुत इज्जत है, उनमें मुस्लिम देश भी शामिल है, मगर जाने के पहले मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। एक तरफ जहां 2002 के गुजरात कांड की वजह से अटल जी को फॉरेन कंट्रीज में होने वाली एम्बैरेसमेंट और क्रिटिसिज्म का डर था, वहीं हमारे अवतार पुरुष परम आदरणीय श्री मोदी जी ने कभी ऐसी कोई टेंशन नहीं पाली। आपको लगता नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय घृणा के एक सिंबल बन गए? लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए। जिन चीजों के लिए आप इतने उलझे हुए हैं या इतने बौखलाए हुए हैं या इतने परेशान हैं, मैं जरा भी नहीं बौखलाया से देश बौखलाया हुआ है इस वक्त कि देश का चुना हुआ नुमाइंदा मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं 5 करोड़ गुजराती ने चुना है, उसके मुंह पर राजनीतिक थप्पड़ का अमेरिका मार दे। और उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी गुजरात सीएम मोदी को बॉयकॉट करने का फैसला ले लिया था, पर हमारे मोदी जी हार मानने वालों में से नहीं है। They have no right to talk about the internal matter of any government. और इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो ब्रिटेन भी गए और एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस भी देते रहे। Prime Minister Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. And those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। देखो ना इन बेशरमों की हालत। जब आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, आपको मंजूर है ये? आई एम ऑल्सो श्योर कि मोदी जी की कृपा से बस कुछ ही वक्त में हेट स्पीच का नाम चेंज करके धार्मिक प्रवचन रख दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। मैं हैरान हूँ जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। अब भाई देखो, स्पीच तो स्पीच होती है, ये हेट तो सिर्फ मोदी जी के हेटर्स के दिल में होती है। बाकी लोगों को तो उनकी स्पीच में कुछ गलत नहीं दिखता, क्योंकि मोदी जी की एनर्जी ही इतनी इन्फेक्शियस होती है कि उसके बियॉन्ड स्पीच का कंटेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं रह जाता। जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाना, वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। अब चलो, अगर कोई ये फैक्चुअली प्रूव भी कर दे कि मोदी जी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के चक्कर में ओपनली रिलीजियस हेट्रेड और वायलेंस फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके लिए वो मोदी जी के इस जन्म को दोष नहीं दे सकते। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। जी हाँ, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान थे। वही सैयद अहमद खान जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। और अपने पिछले जन्म की इसी हिस्ट्री की वजह से इस जन्म में मोदी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, और अपनी न्यूट्रलिटी प्रूव करते हुए जो धार्मिक काम उन्होंने पिछले जन्म में पाकिस्तान के लिए किया था, वो इस जन्म में वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। बट वी मस्ट थैंक गॉड कि मोदी जी को बैक टू बैक जन्मों में इसी लोकेशन पर भेजा गया, नहीं तो पूरा देश पछताते हुए बोल रहा होता कि यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई लोग है। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी इंडिया को सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि करप्शन फ्री राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, और इसके लिए उनका नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। और बस इतना ही नहीं, मोदी जी के मन में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आग जलती है कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। मैं इन सबको जेल के अंदर भी डाल के रहूंगा, क्योंकि देश को लूटने वालों को देश को पाई पाई देनी पड़ेगी, इस उसूल के साथ निकला हूं। लेकिन फिर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है कि 2014 से कम 25 ऐसे बड़े नेता हैं जिन पे करप्शन केसेस चल रहे थे, लेकिन जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करने भी दिया गया, सो मच फॉर करप्शन। और इन 25 प्रमुख नेताओं में से 23 ऐसे हैं जिनको जांच एजेंसी से राहत भी मिल गई वॉशिंग मशीन में, मेरा मतलब है बीजेपी में घुसने के बाद। अब मोदी जी के क्रिटिक्स ऐसे उल्टे सीधे फैक्ट्स पेश करते वक्त ये नहीं समझ पाते कि मोदी जी ने आखिर कहा क्या था, तो ऐसे नेगेटिव लोगों को मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि मोदी जी ने एक्चुअली ये कहा था कि जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। अब ध्यान से ये समझिए कि मोदी जी की इस लाइन का आखिर मतलब है क्या। जब भी किसी नॉन बीजेपी नेता ने करप्शन का पैसा खाया, तो उसका मतलब ये होता है कि एक बीजेपी नेता के हिस्से का ब्लैक मनी नॉन बीजेपी नेता के पास चला गया। तो अब देश हित में मोदी जी उसी ब्लैक मनी को वॉशिंग मशीन से साफ करके जिसका खाया उसको खिलाऊंगा।
और ऐसे मगरमच्छों का ब्लैक मनी बीजेपी को दिलवा के देश के काम में लगाने के लिए मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली स्कीम भी लाए थे। 6 साल तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लिया जाता रहा। तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया गया। 6 साल के बाद 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि योजना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि इस स्कीम के जरिए सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को ही पता लग पाता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, पर ना तो इलेक्शन कमीशन, ना ही ऑपोजिशन पार्टीज और ना ही देश की जनता को इसकी इन्फॉर्मेशन कभी मिल पाती। और इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को वोटर्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। पर मोदी जी उसके बाद भी अपनी स्कीम को 56 इंच के लॉजिक के साथ डिफेंड करते रहे। ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड थे। ये झूठ है। अब जरूर कोई नेगेटिविटी से भरा सुप्रीम कोर्ट जज या एक ओवरली क्रिटिकल सिटीजन ये बोल सकता है कि मोदी जी का ये क्लेम एकदम झूठा था, क्योंकि सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील हर तरह से विरोध करते रहे कि इस बॉन्ड की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचे। हम याद दिलाते हैं, केंद्र सरकार ने कहा नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध है। कोर्ट में सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ी थी, जनता के जानने के अधिकार के पक्ष में नहीं। अब इन मोदी विरोधी लोगों को कोई ये समझाए कि कंपनीज भी तो वोटर्स की तरह डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। भला बिना कॉर्पोरेट फंडिंग के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि साल 2019 के चुनाव में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये तो सिंपल सी बात है कि पैसा फ्री में तो मिलेगा नहीं, पर पता नहीं क्यों कुछ लोग इस छोटी सी बात का पतंगड़ बनाने में लग गए थे। जैसे इसमें 21 ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने तब बॉन्ड्स खरीदे जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ईडी इन्होंने रेड मारी। और यहाँ पे आप देखोगे जिस मंथ में रेड पड़ी उसी मंथ में पैसा दिया गया। सितंबर 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ ग्रुप के खिलाफ एक केस दर्ज किया था करप्शन का। पर 5 साल बाद अप्रैल 2023 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को कहा कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। पता चला कि डीएलएफ ग्रुप ने 2019 और 2022 के बीच 170 करोड़ रुपए दिए थे बीजेपी को। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पर्दे के पीछे लेन-देन का खेल चल रहा है, उसी लेन-देन का खेल जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट चेता रही है। वसूली का खेल चल रहा है, चंदा लो धंधा दो का खेल चल रहा है। अब इन एंटी नेशनल रैशनल लोगों को मैं आखिरी बार ये समझाना चाहता हूँ कि इसे चोरी या ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते, बल्कि देशभक्ति का भाव जगाना कहते हैं, जिसे 2014 के बाद मोदी जी ने सिर्फ बायोलॉजिकल इंसानों में ही नहीं बल्कि नॉन बायोलॉजिकल कंपनीज में भी जगह दिया था। और मैं मानता हूँ देश को विश्वास हो गया है कि मोदी ईमानदारी को पुरस्कृत करते हैं और देश के लोगों के मन में मेरी ईमानदारी के प्रति श्रद्धा अनेक गुना बढ़ गई है और इसलिए आज मेरी आंख में आंख मिलाकर के पूछने की किसी की ताकत ही नहीं बची है। क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे, पूछता है भारत। पर लकीली मोदी जी की ऑनेस्टी और नेशनलिज्म पे मेजॉरिटी देश को अंधा विश्वास है और होना भी चाहिए। पर कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस का एक गैंग फिर भी मोदी जी के खिलाफ फालतू की फैक्चुअल रिपोर्ट्स लाता रहता है। ये गैंग है, कोई बचने वाला नहीं है जी। इस सबके बाद विदेशी धन आता है, प्रूफ है। और इस नेगेटिविटी फैलाने वाले फॉरेन फंडेड गैंग के कई मेंबर्स को मोदी जी ने बंद करवा दिया था फॉरेन फंडिंग के नियम तोड़ने के लिए। एक नियम तो यह भी था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी विदेशी कंपनी से चुनावी चंदा नहीं ले सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस नियम को भी बदल दिया था। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में इसकी मजबूत संभावना बनती है कि मोदी सरकार सहित भाजपा सहित कई पॉलिटिकल पार्टियों को विदेशी संस्थाओं से चुनावी फंडिंग मिली हो। हाँ, तो 2017 में इंडियन पॉलिटिक्स में फॉरेन फंडिंग का रास्ता खोलकर मोदी जी ने ये इंश्योर करवा दिया कि पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट्स और पावरफुल लोग अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसीलिए तो मोदी जी को ग्लोबल लीडर कहा जाता है। सर, आप भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, अब दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? मोदी जी की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा राज है उनकी वो गारंटीज जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबर में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूँगा किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। पार्लियामेंट को साफ करो पहले। फिर क्या हुआ? फिर क्या? पावर में आने के बाद मोदी जी ने पार्लियामेंट की सफाई के लिए सबसे पहले तो पुरानी बिल्डिंग तोड़वा के नई बिल्डिंग बनवाई। फिर हमारे सुपर अडेप्टेबल पीएम को ये रियलाइज हुआ कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा क्रिमिनल्स रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट के बाहर कम क्रिमिनल्स होंगे। इसलिए मोदी जी ने इंश्योर किया कि 2009 से 2024 तक पार्लियामेंट में नॉर्मल क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज का नंबर तो बढ़ा ही बढ़ा, पर सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज का नंबर अब मोर देन डबल हो गया है। और इसीलिए पार्लियामेंट के बाहर वाला देश अब ज्यादा सेफ फील होता है। मतलब जो भी अगर मोदी जी को समर्थन देता है वो पढ़ा लिखा इंसान ही होगा, अगर जो नहीं दे रहा वो कुछ इस बात को नहीं समझ पा रहा। और ऐसे वंस इन अ मिलेनियम महान विजनरी पीएम का सौभाग्य प्राप्त होने पर हम सब देशवासियों को इतना गर्व तो महसूस होना ही चाहिए कि हम उनके जन्मदिन को बहुत ही स्पेशल तरीके से और धूमधाम से मनाएं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जन्मदिन मनाता भी नहीं। I want to send a birthday wish to the most eligible bachelor in India. Happy birthday to you. Happy birthday Narendra ji. Happy birthday Narendra Modi ji.
Happy birthday, Narendra ji. और कुछ इसी अतरंगी तरीके से गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट भी साल दर साल मोदी जी को स्पेशल बर्थडे विशेष देती है, सरदार सरोवर डैम को फुल कैपेसिटी तक भरकर। आज वो दिन जब अपनी पूरी क्षमता से ये बांध भर चुका है, लबालब पानी भर गया है, क्योंकि ये बहुत खास मौका है। मौका बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी उसको मनाने के लिए। अब वैसे तो हमारे अलौकिक यानी डिवाइन नॉन बायोलॉजिकल पीएम जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करते, पर एक्स्ट्रावेगेंट नजारों के बीच मेन कैरेक्टर प्ले करना तो बहुत पसंद करते हैं। खूबसूरत दृश्य जहाँ पर एक खूबसूरत डैम, वहाँ से करोड़ों लीटर पानी एक बार में नीचे गिर रहा है। बांध में जो पानी है वो अपने उच्चतम स्तर तक भरा हुआ होगा, यानी 138 मीटर जो ऊंचाई की क्षमता है इस बांध की, वहां तक यहाँ पर पानी भरा हुआ होगा। और ये ऐतिहासिक क्षण है पूरे गुजरात के लिए, सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए। ये 2019 का सेलिब्रेशन डैम के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक तो था, क्योंकि जब फाइनली डैम के गेट्स खोले गए तो मध्य प्रदेश के आसपास के 178 गांव पानी में डूब गए थे। These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. फिर 2023 में जब मोदी जी 73 के होने वाले थे तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गुजरात में एक्सट्रीम रेनफॉल की वार्निंग दी थी, लेकिन गुजरात सरकार ने 15 और 16 सितंबर को डैम से पानी छोड़ने से इंकार कर दिया, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, जिसकी वजह से गुजरात के भारुच, अंकलेश्वर और वडोदरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। कि सचमुच में मेरा गुजरात ईश्वर के भरोसे है और हमें इस बात का गर्व है कि हम ईश्वर भरोसे हैं। सिर्फ गुजरात के भारुच डिस्ट्रिक्ट में 5800 लोग डायरेक्टली प्रभावित हुए थे। हजारों ने अपने घर, फसलें, दुकानें और रोजगार खो दिए। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। मोदी जी के बर्थडे पे होने वाले इन फ्लड्स को द ब्रैकिश वाटर रिसर्च सेंटर ने एक मैन मेड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है, और कई और नेगेटिव लोग मोदी जी को कहने लगे थे कि जन्मदिन तुम्हारा, मरण दिन हमारा। आपको डर लगता है? ईश्वर से डरता हूँ, हर पल डरता हूँ। मैं 125 करोड़ देशवासी, अगर उनको थोड़ी सी भी चोट पहुंचा जाए, मैं डरता हूँ। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मोदी जी के जन्मदिन पर बीजेपी सपोर्टर्स सिर्फ डैम का लेवल ही नहीं बल्कि देश भर में AQI भी विश्व गुरु लेवल पर चढ़ा देंगे। मगर मैं जानता हूँ कि फिर इस ऐतिहासिक दिन पर जरूर कोई लॉजिकल गैंग का मेंबर मूड खराब करने के लिए आ जाएगा और पूछने लगेगा कि जहरीली हवा को साफ करने के लिए मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। इसलिए मोदी जी की लेजेंडरी मैजिक मोमेंट्स वाली ये वीडियो एंड करते हुए मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि सर, आप क्यों 24 घंटे 365 दिन काम करते हो और करते जा रहे हैं? ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी। आप अब बाकी का जो टर्म है उसमें एंजॉय करिए प्लीज मोदी जी, वी डोंट डिजर्व।